Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. In today's slide, today we are going to start what are the main elements of OB. Okay, so let's cover today's topic, elements of OB. So first of all, we will understand what is OB and how it play very significant role for the achievement of organizational goal. Study of OB. Okay, कि भी if you want to increase your productivity, if you want to maintain your efficiency and effectiveness organization, so what are the main factors you have to study and you have to implement that in your organization. Okay, so let's cover what is the meaning of organizational behavior. Simply is a process of studying and understanding the behavior of individuals. ठीक है, if we are talking about the OB is the study of understanding human behavior, predicting human behavior and controlling human behavior in the organization. It is a part of management process which aim at improving the performance of organization through understanding and controlling human behavior. It is through the organizational behavior that organizations are able to understand the behavior of people working with them. Okay, so whenever we are talking about the manager, first of all it is the responsibility of manager to understand their subordinate कि भाई उसके subordinate हैं कैसे, ठीक है, उनका क्या nature है, एज वेल एज मेन चीज़ हाउ दे आर बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस तरीके से एक्ट करते हैं. ठीक है, तो ओबी इज़ द स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर. लोगों के बिहेवियर को समझना, जितने भी लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, जितने भी लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को समझिए सबसे पहले. ठीक है, तो ओबी में यही बताया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग काम करते हैं, देयर आर नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन द organizations and they have different personality, different attitude. Okay, so you have to understand कि how they are reacting and how they are behaving in a particular situation. ठीक है, अलग अलग सिचुएशन अराइज होती है, उसमें वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना एज वेल एज कंट्रोल करना, सो यू कैन अचीव इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो इसीलिए इसको पार्ट ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं. मैनेजमेंट इन द टर्म्स ऑफ यू आर डूइंग वेरियस प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द मैनेजमेंट. ओके, तो उससे पहले आप क्या करते हो, उनके बिहेवियर को समझते हो, देन अकॉर्डिंग टू दैट यू आर लीडिंग टू दैम. ठीक है, तो जो पहले सबसे पहले आपने उनके बिहेवियर को समझा और फिर आपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए उनको लीड किया उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो बेटर तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव कर सकती हैं विद इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी. ठीक है, so it's through the organizational behavior that organizations are able to understand behavior of people working with them. जितने भी लोग उनके साथ काम कर रहे हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. There are two main factors which are studied under the organization behavior, individual nature and the ऑर्गेनाइजेशन नेचर. ठीक है, ओबी की स्टडी में हम बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं केवल टू फैक्टर्स, जो कि है इंडिविजुअल और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन किन किन लोगों से बनती है, ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल से बनती है. ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स होते हैं. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, टेक्नोलॉजी होती है और हम एक ग्रुप में काम करते हैं. तो ये सारे ही फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनको समझना कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेटर रोल प्ले करते हैं. अगर आप चाहते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेटर तरीके से परफॉर्म करे, ओके, कॉम्पिटिटर्स को कम्पीट करे, तो सबसे पहले आपको इन सब फैक्टर्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना होगा और उसी के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना होगा. ठीक है, so after understanding both of the terms properly, efforts are made to develop better compatibility between these two terms. okay, ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम होता है, सिस्टम में लोग काम करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में लोगों को अलग अलग पोजीशन पे प्लेस किया जाता है. तो ये भी बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि भी राइट पर्सन ऑन राइट जॉब होना चाहिए. ठीक है, एक स्ट्रक्चर में जितनी भी वैकेंट पोजीशंस हैं उनमें आपको कैपेबल और जो भी लोग उसके लिए फिट हैं उनको प्लेस करना है. ठीक है, ताकि बेटर तरीके से आप परफॉर्म कर सको टास्क को. ओके, की एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स, तो कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं. देयर आर 4 एलिमेंट्स विच आर स्टडीड अंडर द टर्म्स ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. दीज आर पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट. तो ये 4 एलिमेंट्स हैं विच आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन और ओबी.
So first of all, this diagram shows key elements of organizational behavior, pupil, structure, technology, environment. ये चारों ही फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और मोस्ट नीडेबल हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें एक मतलब कि बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है, उनका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं हम। आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी सो इम्प्रूव अवर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। और एक एनवायरनमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है। एनवायरनमेंट में दो चीज़ें हम कवर करेंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट जहां हमारा प्रॉपर कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशंस पे, एक्सटर्नल हमें इन्फ्लुएंस करता है, हमें एक्सटर्नल के हिसाब से खुद को रेडी करना होता है, ठीक है। सो व्हाट आर द फर्स्ट वन? What is the first one? Pupil. Pupil refers to different employee working in organization. These pupil work as either individually or in a group and make up whole working structure of organizations. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, लोग इंडिविजुअली भी काम करते हैं और ग्रुप में भी काम करते हैं, ठीक है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी डिपार्टमेंट, तो एक डिपार्टमेंट में एक बंदा जो है, एक वर्कर जो है, वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन पे भी काम कर रहा है, प्लस वो उस डिपार्टमेंट में भी काम कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि वो इंडिविजुअली भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और वो ग्रुप में भी काम कर रहा है, तो ग्रुप में भी क्या है, अपने एफर्ट्स यूज़ कर रहा है फॉर द अचीवमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल गोल्स, ओके। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एज देयर इज नो अल्टरनेटिव अवेलेबल इन प्लेस ऑफ इट्स एम्प्लॉय फॉर द कंपनीज। एम्प्लॉय हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एम्प्लॉय हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, सो बेटर तरीके से हम अपने गोल्स तक पहुंच जाएं और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको टाइम पे अचीव कर लें, ओके। सो दिस इज फर्स्ट वन एंड दैट इज एंड एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज पीपल, ठीक है। एक तरीके से एसेट्स की तरह काम करते हैं। दे नीड टू मैनेज एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उनको प्रॉपरली मैनेज करना है। उसी मेन जो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, वी हैव टू मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स सो बेटर वी कैन यूज़ देयर एफर्ट्स। हम उनके एफर्ट्स को राइट डायरेक्शन में यूज़ कर सकें, बेटर तरीके से उनके एफर्ट्स को यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को टाइम पे अचीव कर सके। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग एज वेल एज यू हैव टू मैनेज ऑल्सो। मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रॉपरली स्टडी एंड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने जितने भी उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करे, उनको प्रॉपरली समझे और उनको प्रॉपरली मैनेज भी करे, ठीक है। It will help in developing better employee and employee relation. Productivity will eventually improve by properly understanding this element, ठीक है। जब तक आप अपने वर्कर्स को नहीं समझोगे तब तक आप प्रॉपरली अपने ऑर्गेनाइजेशंस या फिर डिपार्टमेंट के गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। तो आपको उनके साथ कॉर्डियल इंटरपर्सनल रिलेशन मेंटेन करने होंगे ताकि बेटर तरीके से आप उनके पॉजिटिव डायरेक्शंस को राइट डायरेक्शन, पॉजिटिव एफर्ट्स को राइट डायरेक्शन में यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशनल प्लस डिपार्टमेंट के गोल्स को टाइम पे अचीव कर लो, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी अगर आप चाहते हो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव रहे, टाइम टू टाइम आप इंप्रूव करते रहो, देन यू हैव टू मेक अ कॉर्डियल रिलेशन विथ योर एम्प्लॉयज़ ऑल्सो, ठीक है। तो आप उनको प्रॉपर समझिए। सेकंड है स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू द रोल्स एंड रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, किस पोजीशन पे प्लेस हैं, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिफाइंड क्लियरली। अब अगर मैं बात करूं किसी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, तो उस डिपार्टमेंट में अलग अलग पोजीशंस होती हैं, अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग लोगों को प्लेस किया जाता है, यानी कि हर पोजीशन की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली डिफाइन करना, ठीक है, और क्लियर करना वर्कर्स को कि भाई आपकी क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डिवीज़न ऑफ वर्क, कि आपने क्या करा, जितने भी आपके डिपार्टमेंट के मेन टास्क थे उन्होंने उसको आपने क्या करा, अलग अलग पोजीशंस पे डिवाइड कर दिया। अब हर पोजीशन होल्डर को बेटर तरीके से पता है कि उसकी क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ अलग अलग पोजीशंस और उन पोजीशंस पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती हैं। सेकेंड वन है इट अवॉइड्स एनी कन्फ्यूजन एंड लीड्स टू बेटर एफिशिएंसी। जब अलग अलग पोजीशंस डिवाइड हो जाएंगी, टास्क डिवाइड हो जाएगा, तो वहाँ पे चांसेस बहुत कम होते हैं कन्फ्यूजन्स के। सबको अपनी जॉब के बारे में प्रॉपरली पता है, उनको क्या टास्क परफॉर्म करना है, क्या ड्यूटीज़ उनकी हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो और बढ़ जाती है, ठीक है। इट इनेबल द प्रॉपर डिवीजन ऑफ होल वर्क एंड एलोकेटिंग राइट वर्क टू देयर राइट पर्सन, ठीक है।
काम को डिवाइड कर दीजिए और राइट पर्सन को राइट जॉब पे प्लेस कर दीजिए, तो बेटर तरीके से आप अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकते हो और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को टाइम पे अचीव कर सकते हो। एम्प्लॉय व्हेन गेटिंग वर्क एज पर देयर स्किल्स, अगर लोग अपने स्किल्स के हिसाब से उनको जॉब मिल जाती है तो वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं आउटपुट को, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को अचीव करने के, ठीक है। जैसे अगर आप टेक्निकल फील्ड से हो तो और आपको कोई टेक्निकल टास्क दिया जा रहा है तो आप वहाँ पे बेटर परफॉर्म करोगे, ऑब्वियस है। तो इससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो स्ट्रक्चर हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल डेवलपिंग प्रॉपर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशंस नेटवर्क, ठीक है। इससे क्या होता है, जो इंटरपर्सनल रिलेशंस है वो भी मेंटेन रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, ओके और जो वर्कर्स हैं वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई रहेंगे। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द विद द हेल्प ऑफ विच एम्प्लॉय आर एबल टू परफॉर्म देयर टास्क इफेक्टिवली, ओके। अगर आज के बाद टाइम की मैं बात करूं, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द करंट सिनेरियो, सो इट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। टेक्नोलॉजी हेल्प अस टू अचीव and compete with our competitors and survive in the environment. In its absence, it is difficult for employer to work bare hands. टेक्नोलॉजी मेक द टास्क एंड वर्क पीपल ईजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या करती है, टेक्नोलॉजी लोगों के टास्क को और वर्क को ईजी बना देती है, ठीक है। जैसे सपोज़ आज के टाइम में बहुत सारी नई नई मशीन्स आ गई हैं, आप उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करते हो और आपकी जो क्या है पर आर जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। वही काम अगर आप फिज़िकली कर रहे हो तो वहाँ पे आप ज़्यादा टाइम कंज्यूम करोगे, आपके एफर्ट्स भी ज़्यादा लगेंगे। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप यूज़ कर रहे हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और बेटर तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो। इट इंक्लूड्स डिफरेंट मशीन्स, मेथड्स एंड टूल्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। द रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वर्क टू बी डन एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस, कि भी आपका किस लेवल पे आपका प्रोडक्शन चल रहा है। टेक्नोलॉजी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द वर्क क्वालिटी एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी पुट सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ पीपल वर्किंग, इट रिक्वायर डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन टू फॉलो, ओके। लास्ट जो एलिमेंट है ओबी का, दैट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इज क्रूशियल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट within which organization exists, that is internal environment and external environment. Organization cannot exist alone and is a part of the large system containing numerous elements, जैसे कि सोसाइटी है, फैमिली है, गवर्नमेंट है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट रिफर्स टू कल्चर स्ट्रक्चर, ठीक है, और रिसोर्सेज, whereas external environment include various political, social, economic, cultural and technological factors। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि जस्ट एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द एक्ट, कोई प्रोविज़न चेंज हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए, देन यू हैव टू अप्लाई इन यूर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेकिन जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, कितने रिसोर्सेज हैं, ये सब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं उन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस के हिसाब से हमें खुद को रेडी करना होता है। जैसे सपोज टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आया, सो यू हैव टू एक्सेप्ट, ठीक है, एंड मस्ट बी अप्लाई इन यूर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसको अप्लाई करते हो। तो एनवायरनमेंट भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनल एनवायरनमेंट एंड वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। Okay student, thank you very much. These are 4 elements related to the organizational behavior, people, structure, technology, environment। तो इन सारे एलिमेंट्स को मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशंस को ओबी में इन सभी एलिमेंट को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को समझिए, आप ये भी समझिए स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है, चीज़ों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उनको कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो। टेक्नोलॉजी भी आप यूज़ करते हो ताकि आप टास्क को ईजी बना दो। और एनवायरनमेंट, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल। So if you have any doubt, any query, then you can again discuss student. Thank you very much for today's slide. Thank you.